हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम दोबारा से अपना थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल गेन का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जो लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें उन दोनों पार्ट में अगर आपको कोई डाउट हो तब फिर आप मुझे कन्वे करिए, अदरवाइज पार्ट 3 को कंटिन्यू करिए। पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने क्या डिस्कस किया था। बहुत जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आखिर कैपिटल गेन क्या होता है। सेक्शन 45 मैंने आपको उसमें बताया था। मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हो और ट्रांसफ़र करने पर अगर आपको कोई गेन अराइज होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। जब मैंने ये डेफिनेशन डिस्कस की थी तब मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ होती है ट्रांसफ़र और दूसरी चीज़ होती है कैपिटल एसेट। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल एसेट के बारे में कि आखिर ये कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में ये बताया गया है कि आखिर कैपिटल एसेट क्या होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो या ना करते हो, वो हमारे लिए कैपिटल एसेट होगी। दूसरा, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है जो कि सेबी रेगुलेशन एक्ट में आती है, तब वो भी आपके लिए कैपिटल एसेट होगी। बट हाँ, ये क्लेरिफाई किया गया था कि कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था उसमें कि अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल जैसी चीज़ें हैं तो वो मेरे लिए कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेंगी। सेकेंड पार्ट में फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, मूवेबल नेचर की, तो वो भी हमारे लिए कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। जिसमें मैंने कुछ एक्सक्लूजन्स बताए थे आपको कि ज्वेलरी हो गया, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स या एनी वर्क ऑफ आर्ट अगर आपके पास है तो वो हमारे लिए कैपिटल एसेट का पार्ट बनेंगे। वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएंगे, यानी कि ये मेरे लिए बन जाएंगे कैपिटल एसेट। थर्ड केस में फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने आपको बकायदा डिफाइन कराया था कि रूरल को कैसे पहचानते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तब तो वो कैपिटल एसेट है, बट अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। ये वो मेथड है जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन और किलोमीटर के बेसिस पे हमने देखा था जो म्यूनिसिपल कंटोनमेंट की लिमिट्स थी, जिसके बेसिस पे हमने देखा था कि क्या होगा हमारा रूरल का दायरा और उसके बाद कौन सा होगा हमारा अर्बन का दायरा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, फिफ्थ होगा स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इन 5 तरह के एसेट्स को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो मेरे लिए कैपिटल एसेट का काम करेंगी। और ऐसे किसी कैपिटल एसेट को अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो उस ट्रांसफ़र पे अगर मुझे गेन होगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कैपिटल एसेट होता है तो वो कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म नेचर का होगा या तो लॉन्ग टर्म नेचर का होगा। कैसे पहचानेंगे कि कोई एसेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है? तो हमें देखना होगा उसका होल्डिंग पीरियड, यानी कि अगर हमने किसी एसेट को खरीदा है और जब मैं उसको बेचूंगा तो खरीदने से बेचने के बीच का गैप अगर 36 मंथ से कम है तो वो होगा शॉर्ट टर्म और 36 मंथ से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। लेकिन इसमें भी मैंने आपको कुछ एक्सक्लूजन्स बताए थे। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसके लिए हमको 36 मंथ्स की जगह पे 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स देखने पड़ेंगे। वो कौन से एसेट्स थे? मैंने आपको ऐसे 5 एसेट के बारे में बताया था कि अगर कोई इक्विटी शेयर होगा, कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड होगा, जीरो कूपन बॉन्ड होगा, म्यूचुअल फंड्स होंगे, ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो उसके केस में हम लोग 12 मंथ्स की कंडीशंस को कंसिडर करेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं या लैंड, बिल्डिंग या इन दोनों में से कोई चीज़ है तब उस केस में आप 24 मंथ्स की कंडीशन को कंसिडर करोगे। और इसके अलावा कोई भी दूसरा एसेट होगा उसको आप 36 मंथ्स की कंडीशन में सर्टिफाई करोगे। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आखिर ट्रांसफ़र क्या होता है। मैं अब आपको ट्रांसफ़र को रिवाइज करवाता हूँ। देखो, ट्रांसफ़र के केस में मैंने आपको ये बातें बताई थी। क्या थी? सबसे पहले अगर सेल, एक्सचेंज और रिलिक्विशमेंट ऑफ एसेट हो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन हो, द कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी अदर लॉ हो, द ओनर ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड हो, मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड हो, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, या किसी भी रेगुलेशन में अगर आपको कोई पार्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट मिल रखा है तो वो भी ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में आएगी और उसमें भी आपको उसको भी आप ट्रांसफ़र मानोगे। आज की जो पार्ट होगा,
जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब मैं बात करता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, इसको ट्रांसफर करने पर आपको गेन होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आखिर ये टैक्स कितना होगा, क्या कैलकुलेशन होगी, उसको हम लोग समझते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो ये अराइज होता है अंडर सेक्शन 111A। 111A में हमको ये बताया जाता है कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जरा इसको एक बार समझते हैं और पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइव ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट 15% इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सच सेल। भैया देखो, बहुत क्लियर कट हमने बात कह दी। हमने क्या कह दिया कि अगर आपके पास कोई इक्विटी शेयर्स हैं, अगर आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं और आपने उसको ट्रांसफ़र किया है, वो अगर आपकी होल्डिंग शॉर्ट टर्म नेचर की है, तब आपको 15% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा, बशर्ते एसटीटी पेड हो। अगर एसटीटी पेड नहीं होगा तो वो मैं भी जस्ट अभी आपको डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट, फिर इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी एज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी से या कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन में जो आईएफएससी से रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, अगर उसमें मुझे कोई गेन होता है तब उस केस में वुड बी टैक्सेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 15% इवन दो एसटीटी इज नॉट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। यानी कि स्पेसिफिकली जब मैं पहले पार्ट की बात करता हूं तो वहां पे मैं कहता हूं कि एसटीटी पेड होना चाहिए तभी 15% लगेगा। दूसरे वाले पार्ट में मैं कहता हूं चाहे एसटीटी पेड हो चाहे ना हो, फॉरेन करेंसी के केस में अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है तब फिर हम उस पर भी 15% का चार्ज लगेगा। अब पॉइंट आता है कि अगर ये शॉर्ट टर्म ना हो तो क्या होगा। दूसरी चीज, अगर पहले वाले केस में एसटीटी पेड ना हो तब क्या होगा, या अगर इन दोनों के अलावा कोई एसेट हो तब क्या होगा। भाई दोनों के अलावा क्या हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, 3 महीने में बेच दी, वो भी तो शॉर्ट टर्म है। मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी, 6 महीने में बेच दी, वो भी तो शॉर्ट टर्म है। क्योंकि शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या कहती थी, वो कहती थी कि अगर आपने कोई एसेट 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ से कम होल्ड किया है, एसेट टू एसेट ये चीज़ें वेरी कर रही थी, अगर आपने इससे कम होल्ड किया तो वो शॉर्ट टर्म है। तो एसेट तो कोई भी शॉर्ट टर्म हो सकती है। तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो डिस्कस करते हैं। वो एक नोट में दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वुड बी चार्जेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। यानी कि जब मैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स की बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए जो स्लैब रेट है वही स्लैब रेट लगेगा। अगर यही कोई फर्म या कंपनी है तो जो उनके ऊपर टैक्स रेट होता है 30% या 40%, वो एज इट इज वैसे ही चार्ज होगा, या 25%, जो भी नॉर्मल टैक्स रेट है आप बाकायदा नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से पे करोगे। हाँ, अगर इक्विटी शेयर्स है, अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इन तीनों में एसटीटी पेड है तो 15%। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है फॉर एनी ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो कि आईएफएससी से रजिस्टर्ड हो, लोकेटेड हो, उस केस में भी 15% का चार्ज होगा, बशर्ते एसटीटी चाहे पेड हो चाहे ना हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में कि आखिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई ज़्यादा हौच-पौच नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बातें इन्होंने कह रखी हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या इन्होंने कहा, ये जो हमारे पास आएगा ये आएगा हमारे पास सेक्शन 112A में। पहले आया था 111A में, अब ये आएगा 112A में। इसमें क्या रखा है, टैक्स एट 10%। बात से समझिएगा, जब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा था तो वहाँ 15% का रेट था, लेकिन यहाँ पे है 10%। ध्यान से देखिएगा, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख ऑन ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यानी कि अगर इनमें से कोई होगा तब आप 10% का रेट लगाओगे। कौन कौन से एसेट्स होंगे, सबसे पहले इन्होंने कहा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। भाई यही अगर मेरे पास अनलिस्टेड हो तो क्या होगा लॉन्ग टर्म नेचर के, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लिस्टेड होंगे तो 10% लगेगा। इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स तो भैया 10% लगेगा। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट। याद करो, शॉर्ट टर्म में सबसे पहला पॉइंट ही यही था जिसमें हमको 15% बोला गया था। तब तो ये क्लियर हो गया कि अगर ये शॉर्ट टर्म रहेंगे तो 15%, लॉन्ग टर्म रहेगा तो 10%।
तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में मुझे 5% ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया कि हम लॉन्ग टर्म होल्ड करें। तो गवर्नमेंट भी बेसिकली चाहती है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करिए। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली थी कि 10% का रेट तभी लगेगा जब आपका गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, एक्सीडिंग 1 लाख, और अगर 1 लाख रुपए से कम रहेगा तो ये वाला पार्ट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब है कि दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होगा, वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे बात कही कि एसटीटी हैज़ बीन पेड। अच्छा, मान लो एसटीटी पेड ना हो तो ये वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई सेकेंड पार्ट है। क्या है सेकेंड पार्ट, वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या रखा है, इफ सच ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वहाँ पे भी 15% था, यहाँ पे भी 10% है, यानी कि वहाँ पे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे 15% था शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे है 10%। वहाँ पे फॉरेन ट्रांजैक्शन पे था 15%, यहाँ पे है 10%, यानी कि उधर जो 15% था उसको यहाँ पे उठा करके 10% कर दिया है। बट ध्यान रखिएगा, इसमें थर्ड बात और लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको मिसप्लेस कर दिया तो समझ लो सब कुछ गड़बड़ हो गया। थर्ड पॉइंट को देखिएगा, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन वुड नॉट बी अवेलेबल। भैया 10% वाला अगर बेनिफिट आपको चाहिए तब आपको इंडेक्सेशन और फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। जब मैं बेनिफिट की बात करता हूँ, इसका मतलब है कि कोई बेनिफिट है तभी तो बोल रहा है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। तब ये तो ही नहीं बोल रहा है कि नुकसान है नहीं मिलेगा, आपसे बोल रहा है बेनिफिट है नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है ये हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी टैक्स को कैलकुलेट करने की चीज़ें समझ लेते हैं। सेकेंड पार्ट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है वो है सेक्शन 112 में। पहले था 112A में, अब है 112 में। क्या है वो बात, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, याद करो मैंने कहा था कि अगर अनलिस्टेड होगा तो क्या होगा, तो अनलिस्टेड जो होगा वो ये होगा। ध्यान से देखिएगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर आपके पास हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो क्या होगा, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनीज विल बी चार्जेबल एट 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। यानी कि अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लिस्टेड है तो भी 10%, अनलिस्टेड है तो भी 10%। इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान से समझना। वहां पे था क्या, 1 लाख रुपए से ऊपर होगा तो वहां पे वो स्कीम मिल रही थी। यहां पे क्या है, सेकेंड पार्ट भी देखो, अदर एसएससी 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। भैया ये जो बेनिफिट अनलिस्टेड वालों को मिल रहा है ये केवल नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट लोगों को मिल रहा है, यानी कि ये केवल उन लोगों को मिल रहा है जो यहाँ की रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं है, जो फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। यानी कि फॉरेन वालों को थोड़ा सा हम एडवांटेज दे रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे स्टार्ट करें, जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट बढ़ जाए। दूसरी पार्ट, लिस्टेड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, अदर देन यूनिट और ए जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें क्या लिख रखा है, 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड 20% अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। भैया सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भैया सिंपल सी तरीका है। लॉन्ग टर्म के केस में, किसी भी केस में कोई भी चीज़ हो, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे तो 20%, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लोगे तो 10%। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक को किसी भी एंगल से देख डालो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आएगी, क्या, कि अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे तो 20%, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लोगे तो 10%। अब चाहे वो लिस्टेड सिक्योरिटी हो चाहे वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी हो। सारी बात समझ में, या कोई भी दूसरा एसेट हो, अदर एसेट्स हो, उस केस में भी आपके लिए सेम रूल एप्लीकेबल होगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, आपकी जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उससे रीड करिए, समझिए। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक हमारे पास कांटेक्ट करिए। आगे की जो भी टॉपिक्स हैं वो हम इसी तरीके से पार्ट टू पार्ट कवर करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।